Complete Edu. It's all about learning. नमस्कार साथियों, मैं इंद्रजीत बिश्नोई कंप्लीट एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। सीबीएसई बोर्ड +2 फिजिक्स हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। हमने फर्स्ट पार्ट में चार्ज की कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी किया था, उसी को हम लोग आगे कैरी कर रहे हैं। तो हम लोगों ने चार्ज के बारे में बेसिकली 3 प्रॉपर्टीज़ हमने स्टडी की थी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, और चार्ज जो है वो लाइक चार्जेस है वो रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस है वो अट्रैक्ट करते हैं। तो अब हम लोग एक और इसकी प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं कि चार्ज को अक्सर ग्रेविटी के साथ में कंपेयर करवाया जाता है। मास ग्रेविटी के लिए एज ए सोर्स का काम करता है, वैसे ही चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए एज ए सोर्स का काम करता है। अब होता क्या है कि जब किसी भी पार्टिकल को v वेलोसिटी से ट्रैवल करवाया जाता है तो अक्सर ये देखा गया है कि भाई जो उसको वेलोसिटी जब उसकी बढ़ाई जाती है तो मास वेरी करता है, और ये जो वेरिएशन है ये इस इक्वेशन से हम लोग शो करते हैं। अगर उस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है फॉर एग्जांपल c/2 हो तो जो उसके मास में वेरिएशन आएगा वो कितना आएगा, ये होगा √3 m0/2। ये m0 क्या है, ये उस पार्टिकल का रेस्ट मास है। और अब जब उसको c/2 वेलोसिटी पे ट्रैवल करवाया जा रहा है तो उसका जो अब मास है वो कितना है, √3/2 m0। क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या किसी चार्ज को भी इसी तरीके से c/2 वेलोसिटी पे ट्रैवल करवाएं तो उसकी वैल्यू में वेरिएशन आएगा? तो उसका जो आंसर है वो ये है कि नहीं आएगा। चार्ज की ये प्रॉपर्टी है कि चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी से चार्ज की वैल्यू पे कोई जो असर है वो नहीं पड़ता। अब फॉर एग्जांपल मान लो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को हम लोग ट्रैवल करवा रहे हैं c/2 वेलोसिटी से, तो जो इसका मास है, रेस्ट मास कितना है, 9.1 × 10⁻31 kg। ये तो वेरी करेगा, पर इसके मास में वेरिएशन की वजह से इसके चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, रीजन क्या है? रीजन बड़ा सिंपल सा है, उसके पीछे है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अगर अपने पास में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन किसी आइसोलेटेड सिस्टम में हमारे पास में हो तो इनका टोटल जो वैल्यू है, टोटल चार्ज है वो कितना है, 0 है। अब अगर इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग c/2 वेलोसिटी से ट्रैवल करवाएं और इसके चार्ज में इंक्रीमेंट हो तो जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है वो फेल हो जाएगा, उसका वायलेशन होगा, क्योंकि प्रोटॉन का चार्ज तो क्योंकि रेस्ट में उतना ही होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन के चार्ज में इंक्रीमेंट हुआ तो इसका मतलब है कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है वो पॉसिबल नहीं होगा। तो इसी वजह से जो चार्ज है उस पर वेलोसिटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है वो ये है कि इलेक्ट्रिक चार्ज हमेशा मास के साथ एसोसिएट होगा। किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज है वो केवल उसी कंडीशन में पॉसिबल है जब उसके पास में मास है। ऐसा नहीं हो सकता कि चार्ज जो है वो विदाउट मास एग्जिस्ट करता हो। चार्ज को किसी न किसी मास की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। एग्जाम्पल के लिए सबसे जो स्मॉलेस्ट चार्ज है हमारे पास है वो है इलेक्ट्रॉन, और वही करेंसी है उसकी। तो इलेक्ट्रॉन का मास है वो कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। अब इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो इस चार्ज का इस मास के साथ में एक तरीके से ये कह सकते हैं कि Q जो है उसका M के साथ होना जरूरी है। अगर M नहीं होगा तो Q एग्जिस्ट नहीं करेगा। हाँ, उल्टा जो इसका वाइस वर्सा है वो कहा जा सकता है कि फैक्ट है कि मास जो है उसका टोटल चार्ज क्या हो, 0। फॉर एग्जांपल न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन का मास एग्जिस्ट करता है बट उसका चार्ज जो है वो क्या रहता है, 0। उसके अलावा चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। तो चार्ज स्केलर क्वांटिटी, इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर अपने पास एक सिस्टम है और उसमें n चार्जेस अवेलेबल हो, Q1, Q2, Q3, Q4 डैश 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 Qn,
अगर ये सारे चार्जेस हैं तो इनका जो नेट वैल्यू है, नेट अमाउंट है, वो क्या होगा, वो अपने पास में इन सारे चार्जेस का स्केलर सम होगा, यानी कि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 Qn। बहुत बेसिक कंसेप्ट है। चार्ज को एक्सप्लेन करने के लिए उसको कहीं भी किसी भी जगह पे उसकी जो रिजल्टेंट वैल्यू है उसके लिए ओनली उसका अलजेब्रिक सम जो है वो सफिशिएंट है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह की कोई डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए इसका जो रिजल्टेंट होगा वो इसके स्केलर सम के बराबर होगा। अब हम लोग बात करेंगे चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स अमाउंट में कितना होगा और किस तरीके से हम लोग उसको किसी फॉर्मूले के फॉर्म में अपने उसको यूज कर सकते हैं। तो कुलाम ने सबसे पहले दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स के बारे में एक्सप्लेन किया था। कुलाम ने जो अपने को फॉर्मूला दिया था वो ये था कि भी जो दो चार्ज अपने पास में हो उनके बीच लगने वाला फोर्स जो होगा वो इनके मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शनल में और इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोपोर्शन में होगा, यानी कि F प्रोपोर्शनल टू क्या होगा 1/r²। अब ये दोनों चार्ज कोई भी चार्ज हो सकते हैं क्या? कोई भी दो चार्ज अपने पास में हो और उनके बीच में ये जो फॉर्मूला है वो काम करेगा? तो इसका जवाब है नहीं। दो कंडीशन जब फुलफिल होगी तो कुलाम्स लॉ जो है वो वहां वर्क करेगा। पहली कंडीशन ये है कि दोनों चार्जेस है वो रेस्ट कंडीशन में होने चाहिए, और दूसरी कंडीशन है कि वो दोनों चार्जेस पॉइंट चार्जेस होने चाहिए। पॉइंट चार्जेस का मीनिंग क्या है कि दोनों चार्ज का जो साइज है, ये Q1 और ये Q2, इनका जो साइज है वो इनके बीच की डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत कम होना चाहिए। दो मान लो अपने पास में बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट जैसे कार है, उन दोनों कारों को भी पॉइंट चार्ज है वो कहा जा सकता है। कब? जब दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस उनके साइज के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हो। एक कार दिल्ली में खड़ी है, एक जयपुर में, दोनों पे चार्ज है, तो हम लोग इन दोनों को एज ए पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। पर अगर यही मान लो मेरे पास मार्कर है, उसकी कैप और इन दोनों को अगर मैं एज ए चार्ज पार्ट जो ऑब्जेक्ट है वो अगर मैं मानूं, तो क्या इनको मैं मान सकता हूं कि ये पॉइंट चार्ज है? तो नहीं मान सकता। रीजन क्या है? इनके बीच का जो स्पेस है वो इनके साइज के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा नहीं है। तो पॉइंट चार्ज होने चाहिए और दोनों रेस्ट में होने चाहिए। उस कंडीशन में कुलाम का ये फॉर्मूला जो है वो काम करता है। क्या कहता है ये कि दोनों चार्जेस के मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शन में और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शन में हमेशा फोर्स जो है वहां पे वर्क करेगा। तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो मेरे को ये मिलने वाला है। अब ये प्रोपोर्शन का साइन जब हटेगा तो वहां पे मिलेगा अपने को एक कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को हम लोग अक्सर K से रिप्रेजेंट करते हैं, K Q1 Q2/r²। ये K जो है इसको बोलते हैं कुलाम कांस्टेंट। इस K की वैल्यू को अगर हम लोग +1 के ग्रेविटी से कंपेयर करवाएं तो वहां भी कुछ ऐसा ही था कि दो मास हो अपने पास M1 M2 और उनके बीच की डिस्टेंस हो r, तो उनमें जो फोर्स लगता था वो भी कुछ ऐसे ही था M1 M2/r²। बट यहां पे जो अपने पास ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था कैपिटल G, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट था, यानी कि ये जो है वो डिपेंड ही नहीं करता मीडियम पे। यूनिवर्स के किसी भी कोने में चले जाओ, ये कैपिटल G हर जगह पे इक्वल सेम वैल्यू के साथ में एग्जिस्ट करता है। बट क्या K भी करता है? तो K नहीं करेगा। K जो है वो मीडियम पे डिपेंड करता है। K की वैल्यू जो है ओरिजिनली ये वैल्यू है K की 1/4πε। अब इसमें एप्सिलॉन क्या है? इस एप्सिलॉन को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और ये परमिटिविटी ऑफ जो मीडियम है ये भी एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन r के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगी। एप्सिलॉन नॉट क्या चीज है? एप्सिलॉन नॉट है फ्री स्पेस की परमिटिविटी, और ये वैल्यू फिक्स रहती है एप्सिलॉन नॉट की कितनी? 8.85 × 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट की ये वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी। तो वेरिएशन किस में आएगा? एप्सिलॉन r में आएगा। एप्सिलॉन r क्या है?
जो मीडियम हमें दिया गया है उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी है, या इसको अपने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो एप्सिलॉन आर जो है वो हमारे पास होगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो जब फ्री स्पेस होगा तो के को देखो हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक के की जो वैल्यू है वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। ये कब होगी? जब फ्री स्पेस होगा या वैक्यूम होगा। और दूसरा है फॉर अनदर मीडियम, यहां पे एप्सिलॉन आर जो है ये 1 नहीं होगा। एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 कब होगी? जब फ्री स्पेस होगा। उस केस में एप्सिलॉन नोट के इक्वल होगा। तो इस कंडीशन में जो के की वैल्यू है ये अगर अपने फाइंड आउट करें तो ये होगी लगभग 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। यूनिट इसकी कहां से आई? बहुत सिंपल है कि आप अगर के को फाइंड आउट करो तो के आपको मिलेगा FR² अपॉन Q1 Q2। फोर्स के लिए जो हम लोग यूज करते हैं वो है न्यूटन, और आर यानी कि डिस्टेंस तो मीटर स्क्वायर अपॉन में दोनों चार्जेस का अगर अपने कंबाइन करेंगे तो कूलम्ब स्क्वायर हमें मिलेगा। ऐसे ही अगर एप्सिलॉन नोट की अगर यूनिट देखें तो जस्ट इसकी क्या होगी, इसको पलट देंगे हम, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये जो बेसिक फॉर्मूला है कूलम्ब्स का, ये फॉर्मूला कब काम करेगा? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब दोनों चार्ज रेस्ट में होंगे, दोनों चार्ज पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेंगे। अपने इस कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे हमने ग्रेविटी में किया था। तो कूलम्ब्स लॉ का जो वेक्टर फॉर्म है वो क्या है वो देखते हैं अपने। ये अपने पास दो चार्ज है, चार्ज Q1 जो है उसका पोजीशन वेक्टर है हमारे पास R1 वेक्टर, और Q2 चार्ज का जो पोजीशन वेक्टर है वो है R2 वेक्टर। वेक्टर हम लोग +1 में अच्छे से स्टडी करके आए हैं, उसका हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। अब ये दोनों चार्जेस है Q1 और Q2, ये एक दूसरे पे इलेक्ट्रिक फोर्स है वो अप्लाई करेंगे। Q2 पे जो फोर्स लगेगा उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे F21 वेक्टर। F21 का मीनिंग क्या है? फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1। तो ये जो फोर्स लगेगा इसकी डायरेक्शन क्या होगी? जब हम लोगों ने साइन यूज नहीं किया इसका मतलब दोनों चार्ज क्या है? पॉजिटिव है। Q2 पे Q1 की वजह से जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? ये वाली। और Q1 पर जो Q2 की वजह से जो फोर्स लगेगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी? ये वाली। अब जो Q1 पे Q2 की वजह से फोर्स लग रही है उसको रिप्रेजेंट करेंगे F12 वेक्टर। और ये जो डायरेक्शन है पॉइंट 1 से पॉइंट 2 की तरफ, इसको हम लिखेंगे R वेक्टर 21। इसमें भी एक हल्का सा डाउट जो है वो बच्चों में रहता है, क्या कि सर इसको हम लोग R21 यूज करेंगे या R12 के फॉर्म में इसको लिखेंगे। तो ऐसा है, जो अपनी NCERT की बुक है, CBSE NCERT बुक को फॉलो करती है, उसने अगर आप पॉइंट 1 से पॉइंट 2 की तरफ अगर आप एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यूज करना चाहते हो तो उसमें वो R21 वेक्टर ही यूज करेगा। टारगेट पॉइंट आपका कौन सा है, डेस्टिनेशन कौन सा है 2, और कहां से आपने ट्रैवल करना शुरू किया 1 से, तो R वेक्टर 21 को हम लोग यूज करेंगे क्योंकि NCERT है वो उसको यूज कर रही है। अब देखो F21 वेक्टर जो होगा ये कितना होगा? फोर्स की जो वैल्यू है वो तो वही है कि Q1 Q2 अपॉन में R²। R क्या है? इनके बीच का सेपरेशन कितना है? R21 या R12। अब देखो इनका जो वैल्यू है वो तो सेम ही रहेगा। जो डिफरेंस है R21 और R12 वेक्टर में, वो तो डिफरेंस सिर्फ डायरेक्शन का है। अगर आप 2 से 1 की तरफ जा रहे हो तो इसको क्या लिखेंगे हम? R12 वेक्टर। बाकी जो मैग्नीट्यूड है वो तो दोनों का ही सेम है। तो K Q1 Q2, अब देखो डायरेक्शन क्या लगने वाली है? जो 2 पे 1 की वजह से फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन है चार्ज 1 से चार्ज 2 की और, तो ये क्या होगा? R21 अपॉन में क्या आएगा? R21 का स्क्वायर। ये बेसिकली क्या है? मैग्नीट्यूड है, ये वेक्टर नहीं है ये। अब अगर हम लोग इस R21 को वेक्टर, यूनिट वेक्टर को अगर वेक्टर की फॉर्म में लिखे तो कैसे लिखेंगे? R कैप क्या होगा? वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? R21 वेक्टर अपॉन में R21। तो एक तरीके से इसको इस
वे में भी लिखा जा सकता है F21 वेक्टर। अब बात करते हैं R21 वेक्टर को R1 और R2 की फॉर्म में कैसे लिखें। हमने +1 में वेक्टर के लिए ट्राइंगल लॉ हमने स्टडी किया है कि रिजल्टेंट हम लोग किस तरीके से निकालते हैं। जैसे मान लो अपने पास में ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल की ये जो दो साइड है ये दो वेक्टर को शो कर रही है, इसका जो हेड है वो इसके टेल से जो है वो कनेक्ट है। तो थर्ड साइड ऑफ जो ट्राइंगल होगा वो अपने को इन दोनों के रिजल्टेंट को शो करवाएगा। अब यहां पे देखो आप R1 वेक्टर, अब यहां पे क्या होता है AB प्लस BC वेक्टर इक्वल टू क्या होता है AC वेक्टर। तो अगर यही चीज अपने यहां अप्लाई करें तो क्या मिलेगा, R1 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर इक्वल टू R2 वेक्टर, यानी कि R21 वेक्टर कितना होगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो मैं इस R21 वेक्टर की जगह ये जो है इस फॉर्म को भी यूज कर सकता हूं। अगर हम लोग चाहें तो इस चीज को यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। अब इसी तरीके से जो चार्ज 1 पे चार्ज 2 की वजह से जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा, F12 वेक्टर। अब 1 पे जो फोर्स लग रहा है Q2 की वजह से, Q1 पे जो Q2 की वजह से जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, लेफ्ट हैंड साइड। क्यों होगी, क्योंकि दोनों के बीच में रिपल्शन लग रहा है। तो F12 वेक्टर जो होगा वो कितना होगा, K Q1 Q2 अपॉन में R। अब देखो इस पे जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन सेकंड से फर्स्ट पॉइंट की ओर है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, R⁻12। ये जो है अपने पास में ये है लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड, और R12 जो है ये अपने को बता रहा है कि ये जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का, ये जो फोर्स लग रहा है इसकी डायरेक्शन क्या है। तो R⁻12 जो है वो डायरेक्शन होगी। R⁻12 का मीनिंग फिर से बता दूं मैं, 1 जो है वो अपना डेस्टिनेशन है और 2 से जो है हमने ट्रेवल करना शुरू किया है। तो इस Q1 पे Q2 की वजह से जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, 2 से 1 की तरफ, यानी कि 2 से 1 की तरफ। अब सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पे यूनिट वेक्टर को वेक्टर की फॉर्म में लिखा था, यहां भी कर सकते हैं अपने K Q1 Q2 अपॉन R12 Q। अब ये Q कैसे आया, देखो R⁻12 जो है वो क्या है, R12 वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ R12 वेक्टर। अब ये एक R12 स्क्वायर पहले से मौजूद था, एक और आ गया तो ये क्या हो गया, क्यूब हो गया। अब यहां से अपने को एक फैक्ट जो है वो हमें मिलेगा, क्या हम लोगों ने ग्रेविटी में भी पढ़ा था कि जब दो पार्टिकल है, दोनों पे मास है, वो दोनों जब एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करते हैं तो वहां पे न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो फॉलो करता है, यानी कि एक पे जो फोर्स लग रहा है दूसरे की वजह से, ठीक इतनी अमाउंट में दूसरे पे पहले की वजह से भी फोर्स लगेगा, बट वो लगेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। यानी कि एक्शन रिएक्शन लॉ क्या यहां भी काम करता है, तो उसको अपने चेक कर रहे हैं। F12 वेक्टर को हम लोग एक और वे में भी लिख सकते हैं, किस वे में, कि इस R12 वेक्टर को हम लोग अगर 2 1 की फॉर्म में लिखें तो क्या लिखा जाएगा, माइनस R21 वेक्टर। रीजन क्या है कि इनका मैग्नीट्यूड तो सेम है बट इनकी डायरेक्शन जो है एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो अगर इस R12 वेक्टर की जगह में अगर R21 लिखूं तो यहां क्या आएगा, नेगेटिव K Q1 Q2 डॉट R21 वेक्टर, और अपॉन में क्या है। अच्छा ये कैसे हुआ कि आपने 1 2 को 2 1 कैसे लिखा, तो इसका बड़ा सिंपल सा रीजन है, ये मैग्नीट्यूड है। आप इसको 1 2 लिखो या 2 1 लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब ये वेक्टर है तो उस कंडीशन में अगर हम लोग 1 2 से 2 1 लिख रहे हैं तो नेगेटिव जो आना था वो हमने यहाँ पे यूज कर लिया। अब आप ये देखो, ये मेरी इक्वेशन 1 है, इस इक्वेशन 1 और इस इक्वेशन 2 को अगर मैं यूज करूं तो ये वैल्यू जो है इसके इक्वल है। तो F12 इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर, यानी कि ग्रेविटी की तरह कुलाम्स लॉ भी न्यूटन के थर्ड लॉ को, एक्शन रिएक्शन लॉ को फॉलो करता है। तो ये था अपना कुलाम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। कुलाम्स लॉ के बेस पे अपने एक
प्रॉब्लम जो है वो ट्राई करने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल, अपने पास में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड जो है वो कितनी है, स्मॉल a, और इस पे जो चार्ज है हमारे पास वो है -q, इस पे +q और इस पे +q। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सीधी सी बात है कि जो तीनों एंगल इसके होंगे वो कितने होंगे, 60 डिग्री। और हमसे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि जो ये -q चार्ज है इस पे नेट फोर्स कितना लगेगा। -q चार्ज पे +q की वजह से भी फोर्स लगेगा जो कि पॉइंट C पे है, और पॉइंट B पे जो अपने पास में +q चार्ज है उसकी वजह से भी फोर्स अप्लाई होगा। तो इस पे नेट फोर्स कितना होगा, तो इस -q पे इस +q की वजह से जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली। इसको मैं दे रहा हूँ F1। कितना बोला मैंने इसका नाम, मतलब इसको हमने F1 से रिप्रेजेंट किया है। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इस पे क्या लगेगा, अट्रैक्शन लगेगा। इसी तरीके से जो -q पे इस +q की वजह से जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, ये वाली। इसको मैंने लिखा F2 से। अब इस F1 के अगर मैग्नीट्यूड को हम लोग चेक करें तो कूलम्ब्स लॉ से वो कितना आएगा, k, ये भी q है, ये भी q है, ये नेगेटिव है तो उसके लिए हम लोगों ने वेक्टर यूज कर लिया। तो kq इंटू क्यू अपॉन में डिस्टेंस कितने इनके बीच की, साइड के इक्वल, तो F1 मिल गया kq² अपॉन में a²। अगर F2 के मैग्नीट्यूड की बात करें तो वहां भी हमें यही मिलेगा। F2 की वैल्यू कितनी होगी, दोनों चार्जेस की मल्टीप्लिकेशन और बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली इक्वल, तो ये बनेगा kq² अपॉन में a²। बेसिकली मिला क्या कि F1 और F2 दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है। जब दो सेम अमाउंट के फोर्स किसी एंगल पे वर्क कर रहे हो तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो उनको बिल्कुल बीच में होगा। आप ये कह सकते हो कोई भी दो वेक्टर हो, फोर्स के अलावा वेलोसिटी भी हो, तो भी सेम यही चीज देखने को मिलेगी कि अगर दो अलग अलग दो जो सेम अमाउंट के वेक्टर हैं वो किसी थीटा एंगल पे वर्क कर रहे हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या आएगा, उनके बिल्कुल मिडवे में। तो ये एंगल 30 डिग्री पे जो है F1 का और F2 का इस साइड से 30 डिग्री पे रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो अपने को मिलेगा। 30 क्यों लिया, क्योंकि बीच का एंगल था 60, जैसे यहाँ पे थीटा एंगल था तो θ/2 पे रिजल्टेंट था, इसी तरीके से यहाँ पे 60 है तो कितना होगा 30 डिग्री। तो इस F1 का ये कंपोनेंट कितना है, F1 cos 30, और इस F2 का भी कंपोनेंट कितना होगा, F2 cos 30, और इनके जो वर्टिकल कंपोनेंट होंगे F1 का ये वाला F1 sin 30 और ये इस F2 का F2 sin 30, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो अपने पास नेट फोर्स जो है वो कितना आया, F1 cos 30 प्लस F2 cos 30। F1 और F2 की न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, F की वैल्यू कितनी है, kq² अपॉन a², cos 30 की वैल्यू है √3/2, तो √3 kq² अपॉन a²। एक तो ये मेथड हुआ। एक कंपोनेंट अगर कोई नहीं लेना चाहे, वो बोले जी मेरे को तो कंपोनेंट नहीं लेने, तो इसके लिए एक और अपने पास में मेथड है कि नेट फोर्स कितना होगा, F1² प्लस F2² 2F1 F2 cos थीटा। ये भी हमने +1 में पैरेललोग्राम लॉ के थ्रू पहले से सीख रखा है। तो थीटा जो था दोनों के बीच में कितना था, 60 डिग्री, और F1 और F2 की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो भी सेम है। तो F² प्लस F² कितना हो गया, 2F² प्लस ये F1 और F2 भी सेम है, कितना हुआ 2F²। कोस थीटा की वैल्यू अपने पास में यहाँ पे 60, कोस 60 कितना हो गया 1/2। तो रिजल्टेंट हमें मिला √3f, और ये f जो है ये f हमारे पास ऑलरेडी पहले से ही है, कितना, इस f की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली थी F1 की kq²/a², और ये F1 और F2 दोनों में से किसी को भी उठा लो, वैल्यू दोनों की क्या है, सेम। तो ये अपने को यहाँ मिलेगा √3 kq² अपॉन में a²। यानी कि आप मेथड चाहे ये लगा लो चाहे ये लगा लो, आपको आंसर सेम मिलेगा। अगर इससे रिलेटेड किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए और हमारे इंस्टा और फेसबुक पेज से लगातार नेक्स्ट वीडियोस के लिए जुड़े रहिए।